ओके, आज हम एक नया लेक्चर करेंगे। आपको दिख रहा होगा। देखो, गर्मी तो है भाई बहुत। देखो, आज जो है हम नया लेक्चर मतलब कि मैकेनिक्स के अंदर ही लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मीन्स एनएलएम हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था और एरिस्टोटल पॉलिसी को समझाया था। आज उसको भी थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवा दूंगा, कोई नहीं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में वही रिवाइज हो ही जाएगा। और एनएलएम के अंदर मीन्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपका क्या बोलते हैं, ये 3 लॉ भी पढ़ा दूंगा मैं, उसके कॉन्सेप्ट, और शायद 1-2 न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है सेकंड लॉ। ठीक है, और तीसरा जो हम सीखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, मैं आपको पहले तो इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा, फिर इस पे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे, कम से कम इन दोनों पे तो करेंगे। इसके आगे मैं न्यूमेरिकल कवर करवा दूंगा आगे के वीडियोस में। ठीक है, आगे के पार्ट में मैकेनिक्स का। तो देखो, सबसे पहले बात, देखो मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं। यस, दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आपको। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एरिस्टोटल फॉलिसी मींस एरिस्टोटल का मिस्टेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई उसने क्या बोला था। उसने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है, कांस्टेंट फोर्स लगाने की जरूरत है, ऐसा एरिस्टोटल ने बोला था। और उसके फॉलोअर भी बहुत ज्यादा लोग थे। तो बाद में क्या हुआ कि गैलीलियो ने चीजों को ऑब्जर्व किया। गैलीलियो ने अलग अलग टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, गैलीलियो ने अलग अलग प्लेन्स पे ऑब्जेक्ट्स को गिरा के देखा, स्लाइड करवा के देखा। ठीक है, गैलीलियो ने एक ऐसा एक प्लेन लिया सबसे पहली बात तो, उसके बाद फिर उसने एक ऐसा प्लेन लिया, उसके बाद ऐसे सीधा स्ट्रेट प्लेन लिया। अब यहाँ पे क्या है कि गैलीलियो ने जब इसे यहाँ से नीचे फेंका तो ये उसने देखा कि ये सेम हाइट तक जा रहा है कि नहीं, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि भैया ये सेम हाइट तक इसके ऊपर तो कभी भी नहीं जा रहा, लेकिन उसने देखा कि या तो ये इसके नीचे तक ही पहुंच पा रहा है या तो सेम हाइट तक पहुंच रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसने स्लाइड हैंड को कम करते गया गैलीलियो, तो उसने फिर यहां से देखा कि ये यहां तक गया, फिर मतलब इस हिसाब से मोशन करने लगा। फिर यहाँ पे जब उसने अगेन इस वाले स्लैंट ऑब्जेक्ट में तो उसने किया तो ये सीधा चला गया। तो यहाँ पे क्या है, सीधा हॉरिजॉन्टली चला गया। मतलब कि यहाँ पे गैलीलियो ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, गैलीलियो ने बोला था कि भैया मैंने गैलीलियो ने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट का इजाद कर दिया था, एक तरह का रेजिस्टेंस का इजाद कर दिया था। मींस गैलीलियो ने, देखो एक्चुअली गैलीलियो ही जो पहला साइंटिस्ट था जिसके स्टेटमेंट और जिसके फिलॉसफी के ऊपर आइजैक न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया। ठीक है, ये बात को समझो। ठीक है, आइजैक न्यूटन था, ये उन्होंने तीनों लॉ मेंशन किए न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन के 3 लॉ है। ठीक है, आइजैक न्यूटन के 3 लॉ है ये। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट लॉ है इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो ने शुरू किया था। ठीक है, तो जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं ना, उसने अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उसने ये नोटिस किया गैलीलियो ने, क्योंकि देखो आप लोग सोचो, एक साइंटिस्ट की तरफ से सोचो कि भैया एक साइंटिस्ट को तो हम तो बाद में थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, हम तो इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। आप लोग भी लाखों बार हजारों बार पढ़ चुके हो, आप लोग फिर मेरा लेक्चर देख रहे हो या फिर सुन रहे हो। तो यहाँ पे जो जब साइंटिस्ट सोचता है तब उसे पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, उसे थोड़ी ना पता है वो उस जमाने में कैसा सोच रहा है। इस चीज को जरा सोचने की कोशिश करो। इतनी सी सिंपल सी बात हमें लग रही है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए एट दैट टाइम अंटिल डिस्कवरी इजी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि भैया ये जो बॉल जो है एक पॉइंट में जाके रुक जा रहा है, रुक क्यों रहा है। वो उसने बोला कि एक टाइप का इनर्शिया या एक टाइप का रेजिस्टेंस है।
वही रेजिस्टेंस एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स है। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिस्टोटल गलत क्यों था। एरिस्टोटल गलत इसलिए था क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला था कि किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, कांस्टेंट मोशन के लिए हमें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक फोर्स देना जरूरी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि क्योंकि बाद में आइजैक न्यूटन और गैलीलियो ने बाद में ये चीजें प्रूव किया। ये पहले गैलीलियो ने किया था, उसके बाद आइजैक न्यूटन, क्योंकि दोनों का काल काफी, गैलीलियो बड़ा था, आइजैक न्यूटन से गैलीलियो काफी बड़ा था, ठीक है। गैलीलियो मरा तब जाके उसके बाद शायद आइजैक न्यूटन पैदा हुआ, ठीक है। तो अब आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की थ्योरी को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो अब गैलीलियो ने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता, ऐसा हम नहीं बोल सकते। गैलीलियो ने बोला कि बल्कि यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन दोनों एक ही कंडीशन है, ठीक है। अब दोनों अगर एक ही कंडीशन है तो इसका मतलब कि ये है कि जब मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मैं हिल नहीं रहा हूं, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे को धक्का नहीं दे रहा, मैं रेस्ट में हूं। इसका मतलब कि मेरे ऊपर तो कोई कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं है ना, फिर भी मैं रेस्ट में हूं या फिर भी मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं, तो मेरे को तो कोई क्या बोलते हैं, माने कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट ऐसा कहना सही नहीं है कि भैया हर ऑब्जेक्ट के मोशन, हर ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं है लगातार, उससे बस एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट। मान लो कि अगर ये बोर्ड भी यहाँ पे रुका हुआ है तो ये इसका एक्सटर्नल फोर्स ओवरऑल 0 है, इसीलिए ये रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसे यहाँ पे रुके रहने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन एक ही कंडीशन होता है। ये चीज बाद में प्रूव हुआ और ये चीज बाद में कंक्लूड किया गया। इसलिए बोला गया कि जो है कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं होती है। आप कांस्टेंट फोर्स नहीं भी दोगे फिर भी वो यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन और विल रिमेन इन रेस्ट until and unless any external force acted upon it। और external force act करके क्या करेगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। वो मान लो कि टॉय कार है, वो एक्सटर्नल फोर्स इसका जो इनर्शिया है उसे तोड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर बोर्ड को हिला दूं तो इसका वो जो इनर्शिया है वो हिल जाएगा, ठीक है। मींस एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो हो जाएगा। ओके, देखो एक्चुअली फर्स्ट लॉ यही कहता है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप लोगों ने ठीक है, मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में। आप लोगों ने एक चीज बहुत बेसिक से चीज एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। आप जैसे कि बस में हो, ये जैसे कि ये बस है, ठीक है, ये जैसे कि बस है, ऐसे करके मैंने एक बस बना दिया, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप बस ले लो, वैसे ट्रेन में काफी कम होता है इनर्शिया ना, तो ये बस का सरफेस मान लो, ठीक है। और ये आपने एक चक्का बना दिया बस का, ये ड्राइवर की सीट है और ये ऐसे 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 है, ठीक है। अब अंदर आप हो, अब मान लो कि इसे मैंने आधा काट दिया है तो फिर अंदर आप हो, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसे वो कर रहा हूं। मान लो आप अंदर हो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये, ऑल राइट। तो ये जो है मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं इस आदमी को ना, मान लो ये ऐसे करके है, ठीक है। ये बस का सरफेस है, ये बस का आखिरी सरफेस है जहां पे हम खड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये जो है बस, जैसे कि ये ड्राइवर जो है ना, ये ड्राइवर जैसे ही बस को स्टार्ट करता है, ड्राइवर जैसे ही बस को स्टार्ट करता है तब हमारा जो ये जो पैर है ये फ्रिक्शन में अटैच है। मींस हमारा पैर एक्चुअली फ्रिक्शन हमें बचाता है चीजों से, वरना हम खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। तो ये जो पैर है, पैर बस के साथ अटैच है, तो फिर बस एक्सीलरेटेड होता है। तो फिर क्या होता है कि हम जो है, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी जो है वो पीछे की ओर जाती है। पैर बस के साथ अटैच है क्योंकि पैर पीछे की ओर नहीं जा रही है, ऊपर का जो धड़ है, धड़ इन द सेंस कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, पूरा ये वाला हिस्सा है, ये पीछे की ओर बैकवर्ड करती है। क्यों करती है आपको पता होगा क्यों करती है, देखो, क्योंकि देखो हमारा जो पैर है, मैं कमर से पैर तक, फीट तक बस के साथ, मैं देखो पैर बस के साथ अटैच है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। उसमें क्या होता है, उतना वाला पोर्शन बस के मोशन में रहता है, और जैसे ही बस चालू हुआ उतना तो बस के मोशन में है, लेकिन हमारा
कमर से ऊपर वाला हिस्सा बस के साथ मोशन नहीं करता, वो एट रेस्ट में था। तो एट रेस्ट में था तो वो अपनी जगह में, और अगर ये आगे बढ़ गया तो फिर पीछे जाओगे ना, ये रीजन है इसका। सिमिलरली जब ब्रेक लगता है तब क्या होगा, ये वाला सरफेस में है, बस अचानक रुक गई, ये अचानक कमर तक रुक जाएगा, मींस जो समझ रहे हो ना बात, ठीक है, बस रुक गई तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, जो पैर वाला कमर तक, ठीक है, क्योंकि वो वाला पूरा तुम्हारा, या तो तुम सीट में बैठे हो या तो तुम खड़े हुए हो, तो वो वाला तुम्हारा पूरा बस से अटैच है, ठीक है। हमारी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, आगे पीछे ट्रांसलोकेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला जैसे ही बस ने ब्रेक मारा तो ये वाला पूरा अचानक से रेस्ट में आ गया, लेकिन ये वाला ऊपर वाला बॉडी बस के पहले वाले स्पीड में ही था, तो ये वाला तो मोशन में है ऊपर वाला, इसलिए हम ब्रेक मारते हुए आगे झुक जाते हैं। समझ में आया? सो दिस इज, ये इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो एक बहुत बेसिक सा फिनोमेना है जो मैंने आपको समझाया। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ पे जाएंगे, और थर्ड लॉ पे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन ठीक है, लेट्स सी, देखते कितना कर पाते हैं ना। देखो एक एस्ट्रोनॉट है, मींस देखो अब मेरा इंक वो हो गया, ओके, एक एस्ट्रोनॉट है, एक एस्ट्रोनॉट है, वो अपने स्पेसशिप, ये उसका मान लो स्पेसशिप है, ठीक है, ये उसका स्पेसशिप है, ISRO, इसरो का स्पेसशिप है, ये वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये जैसे कि यहां से बाहर निकला, ये दरवाजे के बाहर जैसे कि एस्ट्रोनॉट निकला बाहर, ठीक है, एक वायर होता है, एक तार होता है, वो तार की हेल्प से एस्ट्रोनॉट जो है वो निकल सकते हैं अगर मेंटेनेंस वगैरह कुछ ऐसा करना हो तो, ठीक है। अब मान लो कि ये अब बाहर है, एक्सटर्नल पोजीशन में, आउटर स्पेस में है, ये जिसने पूरा वो पहन रखा है, स्पेस सूट पहन रखा है। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है आप लोगों से कि भैया ये जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, मैंने कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एक्टेड ऑन एस्ट्रोनॉट इफ ही कम्स आउटसाइड ऑफ हिज स्पेसशिप इन आउटर स्पेस, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा सवाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बताओ ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो भैया फोर्स इज इक्वल टू में फोर्स, ऑब्वियसली, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो आपका सेकंड लॉ है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन एक्सेलरेशन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, या इसके ऊपर फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, क्योंकि आसपास कोई स्टार्स भी नहीं है, आसपास कोई दूसरा ग्रह भी नहीं है जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यहाँ पे जो स्पेसशिप का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, खिंचाव का फोर्स है, ये ज्यादा नहीं है, ये काफी नेग्लिजिबल है। तो फिर मैं मान सकता हूं कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और फोर्स भी है वो 0 है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का पहला लॉ से मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। वैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ से आप दोनों चीजें डिराइव कर सकते हो, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप दोनों टाइप के लॉज को आप डिराइव कर सकते हो, थर्ड लॉ को भी और फर्स्ट लॉ को भी, ठीक है, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा हम सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं ना। कोई नहीं, देखो ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीख लो पहले, उसके बाद फॉर्मूला सीख लो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन डिस्कस किया तो ठीक है, अगला अभी हम करवा सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे कि सेकेंड लॉ की बात हम करें ना, सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बेसिकली जो है ये मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है। सेकंड लॉ जब आप पढ़ते हो ना तो यहाँ पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का आपका बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, वो है mv, ठीक है। दिस इज द मास, दिस इज वेलोसिटी ना। अब ध्यान से देखो कि ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर मोमेंटम जो है डिपेंड करता है। अब मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि भैया अगर एक बड़ा सा ट्रक है और एक छोटा सा गाड़ी है, तो आप समझ सकते हो कि किसका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा ही पहले निकलेगा, ठीक है। अब एक चीज और के ऊपर ये डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। कैसे, अगर एक आपने क्रिकेट खेला होगा तो क्रिकेट खेलने के टाइम में क्या आपने देखा होगा कि जो बॉल कैचिंग करते हैं हम थोड़ा सा पीछे करके कैच करते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को कम, चेंज इन मोमेंटम के टाइम को हम बढ़ाते हैं, मींस टाइम को इंक्रीज करते हैं। ये एक्चुअली देखो ना, ये जो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक बुलेट का एग्जांपल ले लो। पहली बात, एक बुलेट का एग्जांपल ले लो। अगर आप एक बंदूक से एक क्या बोलते हैं, बंदूक से गोली मारते हो, ठीक है, एक बुलेट मारते हो, तो इसका वेलोसिटी इतना ज्यादा होता है, भले ही इसका मास कम है लेकिन इसका वेलोसिटी काफी ज्यादा है, और वो मोमेंटम क्या बोलते हैं, मोमेंटम इतना ज्यादा है कि हमें ये ऑब्वियसली मार देता है। अब एक चीज है, पीड़ित कर देता है ह्यूमन टिश्यू को। एक बात है कि हम मोमेंटम के कारण नहीं मरते, हम चेंज इन मोमेंटम के कारण मरते हैं। मैं उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, उसके टाइम को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चेंज इन मोमेंटम को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं या फिर कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मींस देखो, जितना कम चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा खतरनाक होगा। इंपल्स, यहां पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इंपल्स, ठीक है। तो ये चीज डेफिनेशन है। और आप जो क्रिकेटर की बात कर रहे थे, तो क्रिकेटर जो है वो बॉल को थोड़ा सा हाथ ऐसे पीछे करके कैच करता है, क्यों? क्योंकि वो जो चेंज इन मोमेंटम है, बॉल काफी स्पीड से आ रही है, बॉल का मास फिर भी भारी रहता है, सीजनल बॉल का बहुत भारी रहता है, बॉल 1-2 केजी का हो जाता है कम से कम, ठीक है। और वो जो है क्या बोलते हैं, केजी नहीं मींस कम से कम 250 1 केजी के बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ पीछे करते हैं तो उससे चेंज इन मोमेंटम के टाइम को हम इंक्रीज करते हैं। अब टाइम को बढ़ाओगे, जितना चेंज इन मोमेंटम लेस टाइम से होगा उतना आपको हाथ में चोट कम लगेगी, ठीक है, ये चीज है। और अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप इंस्टेंटली उसे पकड़ जाओगे तो चेंज इन मोमेंटम काफी ज्यादा, इंपल्स काफी ज्यादा हाई होगा, आपको ज्यादा हर्ट करेगा। तो यही चीज है बेसिकली। अब मोमेंटम से ही ये जो है सेकंड लॉ का इजाद हुआ। कैसे इजाद हुआ ये चीज को समझते हैं हम, ठीक है। मुझे पता था ये सेकंड लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इसके ऊपर, आज हम बस कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका, ठीक है। सेकंड लॉ देखो, यहां पे अगर मान लो, जरूरी नहीं है, देखो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, माने कि मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और मोमेंटम फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो बराबर रहता है, लेकिन कई केसेस में बराबर उस सेम डायरेक्शन नहीं होता। कई केसेस में अगर मान लो आप एक स्ट्रिंग को लेके एक पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, आप एक हाथ में ऐसा क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को लेके, ठीक है, हाथ में स्ट्रिंग को लेके से घुमा रहे हो, तो फिर इसका क्या है, इस पत्थर को घुमा रहे हो तो फिर इसका क्या है, इसमें मतलब कि आप अगर ज्यादा वेलोसिटी करते हो तब आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, या आप अगर इसे बहुत पास कम रेडियस में घुमाते हो तब आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि देखो यहां पे जो मोमेंटम का चेंज है ना, यहां ज्यादा तेजी से घुमा रहे हो तो ज्यादा हाई वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से आप उसे घुमा रहे हो, तो फिर आप समझ सकते हो, वरना आपको खुद ही चोट लग जाएगी, वरना वो गोल गोल घूमेगा नहीं। इसलिए यही से कंक्लूड किया गया कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तभी ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा ना, तभी इसमें ज्यादा हाई वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज क्या है कि ये ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो नई वेलोसिटी आएगी। तो फोर्स जो है यही से कंक्लूड किया गया डीपी, ठीक है, डीपी बाई डी ना, ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखना। अब इस चीज को यहां पे क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू में के
dp बाई dt, ठीक है। अब यहाँ पे p इज इक्वल टू में mv, तो फोर्स इज इक्वल टू में k d mv बाई dt, ठीक है। इस चीज को ऊपर लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, आप k को आप कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हो, 1 ले लो, k इज इक्वल टू में 1, तो फिर क्या हो जाएगा m कांस्टेंट dv बाई dt, और dv बाई dt इज व्हाट, एक्सीलरेशन, तो फोर्स इनटू इज इक्वल टू m इनटू a, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये डेरिवेशन है सेकेंड लॉ का, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये लगेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कम से कम सेकेंड लॉ कैसे इजाद हुआ, कैसे करके हमने इसे निकाला, बाकी यही सारी चीजें हैं। ओके, सो मैं न्यूमेरिकल भेज दूंगा इसके ऊपर, ओके, और अगले वीडियो में एक डेडिकेटेड न्यूमेरिकल वीडियो में बना लूंगा इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, लिख लो आप उसके बाद।